नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज का जो नया टेस्ट आपके सामने लेके आया हूँ वह है भारत के पर्वत एवं पठार के बारे में। इससे पहले मैं वीडियो नदियों के ऊपर, झीलों के ऊपर, हिमालय के ऊपर बना चुका हूँ। टेस्ट सीरीज में काफ़ी ये लंबी श्रृंखला चल रही है टेस्ट सीरीज की अब तक देखे तो। इसमें मैंने करीब 40 के आसपास वीडियो में बना चुका हूँ। उनको आप देखिए अच्छे से, और काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन किया जा रहा है और आप लोग पॉजिटिव कमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, आप लोग को कुछ नया सीखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। तो आप लोग जिस तरीके से उत्तर दे रहे हैं उसी तरीके से आगे भी उत्तर वगैरह देते रहिए। प्रश्न जैसे मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आते रहेंगे, आप उसी तरीके से उत्तर देते रहिए। बाकी कल किसी का कमेंट आया कि कमेंट मतलब कि जो पेपर है उसको इंग्लिश में भी दिया जाए। दरअसल हम लोग जो टेस्ट पेपर दे रहे हैं, मुख्य रूप से हम लोग का जो चैनल ये हिंदी भाषी लोगों के लिए ध्यान में रख के बनाया गया है। बाकी आप लोग जैसे आप जान रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर एक ही हिंदी क्वेश्चन पूछने में ही पूरी स्क्रीन लगभग भर जाती है। अगर जो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों कर दूंगा तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं देगा इस वजह से। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोग अपना इंग्लिश में ट्रांसलेट वगैरह आप लोग कर लीजिए। बाकी जैसे हिंदी में चल रहा है उसी तरीके से चलेगा, तो आने वाले समय में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल टेस्ट हिंदी में ही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल, पर्वत एवं पठार। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करें। कल का मैं टॉपिक आप सभी को बता दूं कि कल का टॉपिक क्या होने वाला है। कल का जो टॉपिक होने वाला है वो भारत के खान एवं खनिज के ऊपर होगा। मिनरल्स वगैरह आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सी खाने हैं। आप लोग माइंस वगैरह जैसे देख लीजिए, जैसे मध्य प्रदेश में कौन है, सोने की खाने, सबको आप पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। तो कल उसके ऊपर टेस्ट लेकर के आएंगे, लेकिन फिर आइए आज का टेस्ट किया जाए। आज का जो टेस्ट है वो है भारत का भूगोल, पर्वत एवं पठार। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। निम्न पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या होगा, आपको बताना है। गारो, खासी, जयंतिया दिया गया है, पूर्व से पश्चिम सही क्रम पूछा भी गया है। बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर जैसे पहला है, उसमें गारो, खासी, जयंतिया दिया गया। ये पश्चिम से पूर्व सही क्रम दिया गया, गारो, खासी, जयंतिया। इसी का उल्टा कर दीजिए, जयंतिया, खासी और गारो, ये पूर्व से पश्चिम सही क्रम हो जाएगा। मतलब पहले का डी सही है। 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है। सतपुड़ा निष्क्रिय ज्वालामुखी श्रृंखला की भूगर्भिक हलचल का परिणाम है। दूसरा है, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, सतपुड़ा निष्क्रिय ज्वालामुखी श्रृंखला की भूगर्भिक हलचल का परिणाम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पहला कथन तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, ये सही है। दरअसल जो सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, आप देखेंगे तो जो ब्लॉक पर्वत वो होते हैं जिनमें बीच का हिस्सा क्या हो, इधर की चट्टान उधर की चट्टान, बीच का हिस्सा धंस जाए, तो जो आप जो रिफ्ट वैली होती है उसकी जो दीवारें होती हैं उसको कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। आप एग्जाम्पल, आप मेरा वीडियो देखिएगा माउंटेन का, उसमें मैंने आपको बताया है। मैंने विश्व के पर्वत में भी बताया है और बाकी सेपरेट एक वीडियो भी पर्वत का बना दिया है, तो उसको आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। उत्तर से दक्षिण पहाड़ियों का सही क्रम क्या होगा। नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची दिया गया। क्रम आप लोग सेट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आप देखिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको दिखेगा उत्तर से दक्षिण सही क्रम बनाना है। सबसे पहले नीलगिरी, नीलगिरी के बाद आएंगे अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद इलायची। एक क्रम से दिया ही गया है, 1, 2, 3 इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो ए सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में दंडकारण्य पठार का विस्तार नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए आप लोग, किस राज्य में दंडकारण्य पठार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दंडकारण्य पठार जान रहे हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में पड़ता है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से झारखंड में नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। सतमाला पहाड़ी का विस्तार कर्नाटक एवं केरल में है। दूसरा है, सतमाला पहाड़ियों के उत्तर में हरिश्चंद्र श्रेणी स्थित है।
आप लोग उत्तर दीजिए, मैं देता हूँ। अब देखिए, सतमाला पहाड़ी का विस्तार कर्नाटक में, गलत है। सतमाला वहाँ का है, सतमाला तो महाराष्ट्र में पड़ती है, नासिक का क्षेत्र, नासिक के आसपास। तो ये सतमाला जो है वो पहला वाला ऑप्शन गलत होगा। फिर सतमाला पहाड़ियों के उत्तर में हरिश्चंद्र श्रेणी स्थित है, ये भी गलत है, क्योंकि हरिश्चंद्र श्रेणी दक्षिण में स्थित है, सतमाला के उत्तर में नहीं है। और इसका मतलब दूसरा वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, पाँचवें का जो दूसरा है वो भी गलत हो गया। मतलब कि डी का, मतलब पाँचवें का डी सही है, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे। NH3 कहाँ से गुजरता है, बताइए। NH3 आपको बता दूं कि NH3 जो है वो थाल घाट से होते हुए जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे पश्चिमी घाट में कई सारे छोटे छोटे दर्रे दिए गए, जैसे थाल घाट, भोर घाट है। उसके बाद में आप देखिए तो आपको देखने को मिलेगा पाल घाट, फिर सेनकोटा दर्रा, और भी अगोम्बे घाट है। कई सारे घाट आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी क्रम में आपको मैं बता दूं कि ये थाल घाट से होते हुए NH3 गुजरता है। ये आप देखेंगे तो करीब आगरा से शुरू होता है, आगरा से होते हुए ये फिर मुंबई तक गया हुआ है। तो कोई NH3 है। मैंने अपने नेशनल हाईवे के वीडियो में इसके बारे में बताया है, NH3 के बारे में, आप लोग जा करके देखें। और जब NH4 की बात आएगी तो NH4 जो है वो जाएगा भोर घाट से होते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो बी सही है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो ए सही है, थाल घाट। ये कहते हैं कि जब ये हिमालय, मतलब कि जो प्रायद्वीपीय भारत जो है, जब वो अफ्रीका का हिस्सा था, जब वो टूट करके अलग हुआ, तो उस दौरान क्या हुआ कि जो नदियाँ जो थी वो बहती थी, वो सभी जो थी अरब सागर में बहती थी। गोदावरी को ले लीजिए, कावेरी को ले लीजिए, ये सब नदियाँ इसी तरफ बहती थी। लेकिन जब आगे चल करके जब ये प्लेट टकराई यूरेशियाई प्लेट से, तो उस वजह से क्या हुआ, पीछे का हिस्सा जो था वो उठ गया। जैसे आप खूब तेज़ी रफ्तार से आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, ब्रेक लगा देंगे तो पीछे का हिस्सा क्या होता है, उठ जाता है। उसी तरीके से जब टकराया भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत टकराया यूरेशियाई प्लेट से, तो उसका पीछे का हिस्सा क्या हुआ, उठ गया। उठने की वजह से क्या हुआ, ढलान कुछ इस तरीके से बन गई, और जितनी नदियाँ थी वो सब क्या हो गई, जो पहले अरब सागर में गिरती थी, वो इसके उठने से क्या हुई, सब इस तरफ बहने लगी, और उस तरफ बहने की वजह से क्या हो गया, सब बंगाल की खाड़ी में गिरने लगी। नहीं तो कहते हैं गोदावरी वगैरह ये सब पहले गिरती थी अरब सागर में, और इन्हीं गिरने की वजह से उनकी जो घाटियाँ थी, वही आज के दौर में जो थाल घाट, भोर घाट, ये सब दर्रे जो दिखते हैं, वो सब उन्हीं नदियों के अवशेष हैं, उन्हीं नदियों की घाटियाँ हुआ करती थी, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पर्वत है। फिर 7वें का जो दूसरा है, नीलगिरी पर्वत है ग्रंथि पर्वत का उदाहरण है। आप लोग बताइए। तो देखिएगा, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल जो है वो नीलगिरी पर्वत है, और वहीं पर क्या होते हैं, पश्चिमी पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। और इसका जो अब देखेंगे तो यहीं पर क्या है, आपको देखने को मिलेगा, नीलगिरी है। तो नीलगिरी एक ग्रंथि पर्वत, मतलब ज्वाइंट है, दोनों पर्वतों को आपस में जोड़े हुए वही ग्रंथि है। तो कह सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, ग्रंथि पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रायद्वीपीय, मतलब पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में जल विभाजक का कार्य करता है। दूसरा है, पश्चिमी घाट का उत्तरी विस्तार कोंकण तट है। आप लोग उत्तर दीजिए सभी लोग। तो इसका उत्तर दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 8 है, पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में जल विभाजक का कार्य करता है। ये सही है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जल विभाजक का मतलब जो विभाजित कर दे, ये कुछ इस तरीके से पर्वत है, इसमें से क्या होती है, नदियाँ ऊपर से निकलती हैं, कुछ नदियाँ इस तरफ निकल जाती हैं, कुछ नदियाँ इस तरफ निकल जाती हैं। तो विभाजक के तौर पर इधर का उधर नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है, एक विभाजित कर दे रहा है दोनों के बीच में, एक पश्चिम की तरफ, एक पूर्व की तरफ विभाजित कर दे रहा है। एक लोग इस तरफ जाएंगे, एक लोग इस तरफ जाएंगे, बीच में क्या डिवाइडर है। तो उसी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है। ये नदियों के क्रम में भी सही है। दूसरा है कि आप देखें मानसून के क्रम में भी सही है। मानसून क्रम में भी आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी किनारा है उसमें क्या होती है, बारिश होती है। पूर्वी किनारा जस्ट तुरंत वाला क्या हो जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। तो ये भी आप याद रखिए। तो ये जल विभाजक का कार्य करता है। मुख्य रूप से आप नदियों के क्रम में समझे तो नदियों के क्रम में क्या करता है, जल विभाजित कर देता है। और दूसरा, पश्चिमी घाट का उत्तरी विस्तार कोंकण तट है। हम जान रहे हैं कोंकण कन्नड़ मालाबार, तो उत्तरी विस्तार तो कोंकण तट ही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में नहीं स्थित है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे,
वो 8 हो गए। 9 में हम देखेंगे पर्वत श्रृंखलों में कौन शिखरों में भारत में स्थित है, तो गोसाई थान जो है वो चाइना में पड़ता है, भारत में नहीं, बाकी सब भारत में। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, बताइए आप लोग। तो कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, तो अब देखिए अजंता जो ऐसी है जो सिर्फ एक ही राज्य में फैली है, वो सिर्फ महाराष्ट्र में। बाकी आप देखेंगे तो अरावली भी देखिए दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा का भी कुछ क्षेत्र जाता है। बाकी आप सतपुड़ा देखेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, और सह्याद्री तो पश्चिमी घाट तो कई राज्यों में है ही। सिर्फ अजंता ऐसी औरंगाबाद महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मांगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा। दिया हुआ है महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, छोटा नागपुर पठार। पश्चिम से पूर्व सही क्रम आपको बताना है। तो इसमें पश्चिम से पूर्व सही क्रम जो है वो सुमेलित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो ए सही है। महादेव पड़ेगी, फिर मैकाल श्रेणी, फिर छोटा नागपुर का पठार। ये तीनों लगभग मतलब सुमेलित ही है, मतलब आपको बताना है सही क्रम यही है, महादेवगंज, मैकाल, फिर छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो ए सही है। आप लोग देखिएगा मैप वगैरह में दिखेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है निम्न में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूंगा आर्कियन युग की चट्टान है। आर्कियन युग के बाद भी आप देखेंगे तो धारवाड़ के बाद फिर आपको देखने को मिलेगा कुडप्पा, फिर विंध्य, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रैप। तो इस तरीके से उसी क्रम में देखेंगे तो सबसे नवीनतम जो है वो गोंडवाना पड़ेगा। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से 12 का जो है वो डी सही है, गोंडवाना। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन से कथन सही है, आपको बताना है। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा पर्यटन स्थल ऊटी नीलगिरी में ही अवस्थित है। इसको ऊटी को उडग मंडलम भी कहते हैं। तो इसमें देखेंगे डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी सही है, डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। फिर दूसरा पर्यटन स्थल ऊटी भी नीलगिरी में, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो बी सही है, 1 और 2 दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के रांची के पठार से निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम होता है, आपको बताना है। रांची के पठार से कौन सी नदी निकलती है, बताइए आप लोग। तो जैसा जैसा ऑप्शन दिए गए उसी हिसाब से इसका उत्तर भी देते हैं। तो रांची के पठार से निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो स्वर्ण रेखा का उद्गम होता है रांची के पठार से। क्वेश्चन नंबर 14 का ए सही है, स्वर्ण रेखा। फिर क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। उत्तर से दक्षिण पहाड़ियों का सही क्रम क्या है, आपको बताना है। पहाड़ियों का सही क्रम आप बताइए, उत्तर से दक्षिण क्या है। तो ये देखते हैं, जैसे दिया हुआ है पहाड़ियों का उत्तर दक्षिण सही क्रम पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो आपको बता दें सबसे पहले पंचमलाई पड़ती है, पंचमलाई के बाद अब देंगे पलनी है, फिर वर्षा नद है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका देखिए तो 1, 3, 2 सही हो जाएगा। 1, 3, 2 मतलब कि बी ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्न में से किस पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में है, आपको बताना है किस पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में है। देखिए इक्का दुक्का प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको रिपीटेड लग रहे होंगे, किसी एग्जाम में ऐसे पूछ लिए गए होंगे, लेकिन नॉर्मल में लगभग प्रश्न जो है सभी बनाए गए हैं, कहीं इधर उधर से नहीं लगा लिए गए हैं। बाकी आपको हो सकता है किसी एग्जाम में पूछे गए हों, तो आप लोग ये समझ लीजिए सभी नए प्रश्न हैं। प्रश्नों की प्रकृति को समझने की कोशिश कीजिए, कभी प्रश्न में कैसे पूछे जा सकते हैं इन सबको आप समझिए। बाकी एक प्रश्नों को लेवल में रखा गया, बहुत ज़्यादा टफ करने की कोशिश नहीं की गई है। बाकी टफ तो बहुत ज़्यादा किए जा सकते हैं लेकिन उनका कोई औचित्य है नहीं, एक एवरेज में प्रश्नों का प्रकृति रखी गई है। आप लोग क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 का आपको बताना था किस पर्वत
किस पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर दिया जाए। तो कूट के आधार पर उत्तर देना था। नीलगिरी ऐसी है जो 3 राज्यों में स्थित है, जिसमें आप देखेंगे तो केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, 3 राज्यों में स्थित है। तो आप लोग ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 16 का जो है वो ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्न में से किस तट की उत्तरी सीमा कृष्णा नदी है? बताइए आप लोग। तो इसकी जो जान है कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका सी सही हो जाएगा। कोरोमंडल तट मतलब दक्षिणी छोर तक है, पूरा तमिलनाडु के दक्षिण तक स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो सी सही है, कोरोमंडल तट। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है। दूसरा, अनाईमुड्डी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। आप लोग उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर जो हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है। सही है, अनाईमुड्डी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा है, अनाईमुड्डी दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी, ये भी सही है। मतलब कि पहला दूसरा दोनों सही। तो 18 का ए सही हो जाएगा, 1 और 2। फिर हमको 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। डलहौजी पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है डलहौजी। जो लोग घूमने के शौकीन होंगे डलहौजी जरूर जानते होंगे। बाकी आप इतिहास में तो पढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर दीजिए आप सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही है। नेक्स्ट है ऊंचाई वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। जैसे जब आप सी या डी ग्रुप में जब आप एग्जाम देने जाए जितने, तो उसमें क्या होता है, आंकड़ों का तथ्य ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें पूछ लिया जाएगा कि डलहौजी की सबसे ऊंची मतलब ऊंचाई कितने मीटर है, इस तरीके से है, भारत की सीमा कितने किलोमीटर की है, या इस तरह पूछ लिया जाएगा। उस तरीके से अब नीलगिरी की ऊंचाई कितने मीटर है, इस तरीके से। तो आप लोग एक आंकड़ा वगैरह अपने पास हल्का सा रख लीजिएगा। फिर मैंने फिलहाल इसमें शामिल नहीं किया, लेकिन आप लोग अपने इस तरह से भी इन जब चोटियों के ऊंचाई वगैरह भी गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट की कौन सी है, इस तरीके से आप लोग सर्च कर लीजिएगा और उनकी ऊंचाई वगैरह भी क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो ये काफ़ी। और हाँ, भारत के 5 सबसे ऊंचे पर्वतों को आप भी शामिल कर लीजिएगा। मैंने आपको होमवर्क समझ लीजिए इसको आप थोड़ा सा। तो भारत के सबसे ऊंचे 5 पर्वतों का क्रम क्या है। दक्षिण भारत के जो 2 से 3 पर्वतों को आप याद कर लीजिए। इस तरीके से आप भी प्रश्न याद कर लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में से प्रश्न बन ही जाए। तो फिलहाल 5 जो है वो हिमालय के मतलब भारत के ओवरऑल भारत के सबसे ऊंचे पर्वतों को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। क्रम याद रखिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ही ले कौन ऊंचाइयों का सही क्रम क्या है, वो मतलब घटते क्रम में बताइए या बढ़ते क्रम में बताइए, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दक्षिण भारत में भी कम से कम 2 से 3 आप याद कर लीजिए। सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है, उनका क्रम भी आप याद कर लीजिए। सबसे दक्षिण में जैसे कार्डेमम हिल पड़ती है, इस तरीके से वर्षा नद पड़ती है। तो इनको आप एक क्रम में इनको भी आप हल्का सा दिमाग में रखिएगा। बाकी प्रायद्वीपी भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो इस तरीके के प्रश्न भी आप लोग दिमाग में अपने रखिएगा। 25 प्रश्नों में सब कुछ समेटा नहीं जा सकता, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की जाती हैं। बाकी आप लोग अपना होमवर्क भी कीजिए, जैसा मैं बता रहा हूँ उनको आप लोग जरूर कीजिए, जरूरी है। बाकी आप लोग जो गलत हो रहे हैं उनको आप लोग नोट जरूर कर लीजिए, मुझे मत भेजिए, लेकिन आप लोग नोट जरूर कर लीजिए। ज़रूरी हो, क्योंकि क्या है कि आज के दौर में जब आप नोट कर लेंगे तो चीज़ें क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी पढ़ने में, रिवाइज करने में, इस तरीके से आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है, 19 हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मांगते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? तो ये उत्तर दिया जाए क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान वाले जो है उनको तो तुरंत उत्तर दे ही देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में जैसे आप भोरघाट तो महाराष्ट्र में है, मलसेज भी महाराष्ट्र, सेनकोट्टा आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा, केरल और तमिलनाडु की सीमा के आसपास क्षेत्रों में, और गोरन घाट जो है वो राजस्थान में है। तो बस 20 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो कौन सही है ये आपको बताना है। इसमें आप देखिए तो आपको देखने को मिलेगा, कोंकण तट का उत्तरी छोर ताप्ती नदी के बाएं किनारे तक है। दूसरा है, ताप्ती नदी अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है। 2 तथ्य आप बताइए कौन सही कौन गलत है।
तो इसका उत्तर दिया जाए, देखिए कोंकण तट की का उत्तरी छोर ताप्ती नदी के बाएं किनारे तक। तो सही, ताप्ती नदी के मुहाने से क्या होता है, वहीं से क्या होता है आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट शुरू हो जाता है। तो उसका जहाँ नदी गिरी तो उसका बायां किनारा ही तो वहीं से तक तो होगा, उसके बाद तो नदी है ही, तो ताप्ती नदी से है तो इसका बाएं किनारे तक है। सही है। क्वेश्चन है ताप्ती नदी अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती, गलत है, क्योंकि ताप्ती नदी तो डेल्टा बनाती नहीं है। ताप्ती नदी क्या करती है, ताप्ती नदी क्या करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। आप लोग याद रखिएगा, ताप्ती नदी एस्चुअरी बनाती है। एस्चुअरी क्या होता है, दरअसल एक गिलास पानी लीजिए, ऊपर से डाल दीजिए, नीचे नीचे धार जैसे डालिए, और एक गिलास पानी लीजिए ऐसे फैला दीजिए। दोनों तरीकों में आप अंतर, फैल गया तो डेल्टा, ऊपर से गिर जाए नीचे गड्ढा हो जाए तो उसको एस्चुअरी, बस यही अंतर है। क्योंकि क्या पश्चिमी घाट से वो जाती सीधे डेल्टा बनाने के लिए स्थान नहीं बचता है, क्या होती है वो सीधे ऊंचाई से गिर जाती है, और नीचे गिरने के बाद में क्या होता है, नीचे गड्ढा वगैरह तालाब के जैसा बन जाता है, और या तो नदी सीधे सीधे समुद्र में मिल जाती है, एस्चुअरी उसको कहते हैं। बाकी जब डेल्टा बना करके नदियाँ कई सारी अपनी धाराओं में डिवाइड हो करके ला करके एक डेल्टा बना देती हैं तो उसको डेल्टा कहते हैं। लेकिन जो पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं वो सब क्या करती हैं, सब वो एस्चुअरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा, वो ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आएंगे। आप लोग उत्तर वगैरह भी देते रहिए, जो मैं पूछ रहा हूँ आप लोग उत्तर दीजिए सभी प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन 22 निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है। तो गिर पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं, दूसरा गिर पहाड़ियाँ एशियाई चीता का एकमात्र वास स्थान है। तो आइए उत्तर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 का है, गिर पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। सही है, गिर पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। गिर पहाड़ियाँ एशियाई चीता का वास स्थान है, गलत है, क्योंकि वो एशियाई शेर है, चीता तो भारत में पाया ही नहीं जाता, पहली बात तो यही है। बाकी आप जान रहे हैं कि जो पहले भारत जो था वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, प्रायद्वीपीय भारत, फिर वहीं से अलग हुआ, वहीं से क्या हुआ, कुछ एशियाई शेर वगैरह कह सकते हैं कि वो क्षेत्र जो था वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध था। आप दक्षिण भारत में मतलब अफ्रीका के आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको कई सारे ऐसे क्षेत्र दिखेंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीका का जो पूर्वी तट है वहाँ पर आप नामीबिया ले लीजिए, केन्या ले लीजिए, सॉरी केन्या ले लीजिए, इन सब तटों को आप देखेंगे तो वहाँ पर आप उसके नीचे और चले जाइए, वहाँ पर तटों पर आपको शेर की प्रजातियाँ वगैरह आपको देखने को मिलती हैं। कहते हैं उसी की वजह से यहाँ पे शेर आ गए, बाकी और कहीं शेर नहीं मिलते हैं एशियाई शेर, बाकी चीता तो कहीं नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ए सही है, केवल एक। तो आप लोग देखिएगा शेर वगैरह अफ्रीका में, ये जो अफ्रीका का जो पूर्वी तट है वहाँ पर आपको देखने को कई सारे मिलेंगे। मसाई मारा नेशनल पार्क हो, दक्षिण अफ्रीका का पार्क हो, कोई इस तरीके के कई सारे आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, निम्न में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 आप बताइए कौन से कथन सही हैं। दक्कन ट्रैप कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है दक्कन ट्रैप से कावेरी नदी नहीं प्रवाहित होती है। दक्कन ट्रैप से कावेरी नदी नहीं प्रवाहित होती है, बताइए कौन सही कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 का बताइए। तो उत्तर दीजिए आप लोग। तो देखिए दक्कन ट्रैप आप देखेंगे तो पूरा महाराष्ट्र और उधर ऊपर गुजरात के आसपास का क्षेत्र जो है वो दक्कन ट्रैप कहलाता है। इसमें काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी कपास और सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। तो काली मिट्टी जहाँ पाई जाएगी वहाँ पर कपास की खेती होगी, तो काली मिट्टी दक्कन ट्रैप में पाई जाती है, इसलिए वहाँ कपास की खेती होती है। तो चूँकि महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर कावेरी नदी कहाँ मिलेगी, तो कावेरी नदी तो उसमें प्रवाहित होती नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो आप देखेंगे तो बी सही हो जाएगा। 1 और 2, दक्कन ट्रैप कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, दक्कन ट्रैप से कावेरी नदी नहीं प्रवाहित होती, दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुलायनगिरी किस पठार की सबसे ऊंची चोटी, आप बताइए। तो मुलायनगिरी कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 24 का डी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आएंगे, अंतिम क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर दीजिए। बाकी आप लोग हमें अंत में जरूर बताइए कीजिए कि अभी कुल कितने प्रश्न सही हुए, क्योंकि इस दौर में आप घर बैठे ही हैं, कोई काम वगैरह तो होगा नहीं, तो इस दौर में क्या कीजिए, थोड़ा सा होमवर्क भी किया कीजिए। जो प्रश्न गलत हुए हैं बाकी जो उनको सही करने के लिए आपकी क्या तैयारी है, नोट्स वगैरह आपने जो भी सर्च कीजिए। लोग क्या करते हैं कमेंट करके बता रहे हैं कि जो प्रश्न गलत हो जा रहे हैं उनके लिए क्या करें, सर्च करते हैं
अच्छी बात है कि आप थोड़ा सा सर्च किया कीजिए, और जितने भी लोग कमेंट करते हैं जो 14 सही हैं उन पे खुशी मनाइए, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में दूसरी और खुशी मनाइए कि क्या हो गए, 11 गलत हो गए। मतलब कि वो 11 प्रश्न आपको नहीं मिले। एग्जाम हाल ये नहीं है कि आपके प्रश्न गलत हो गए तो आपको अफसोस मनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर यह कि अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है। उन प्रश्नों को आप सही कीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ ही लिया जाए। इसलिए मैं रिपीटेड प्रश्नों को नहीं देता हूँ, ज़्यादा पर रिपीटेड प्रश्न नहीं रहते हैं, क्योंकि रिपीटेड तो आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह दुनिया भर की चीज़ें मार्केट में आप ढूंढ ही लेंगे, उनमें मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। और जो नए हैं उनको बताऊं मैं, इसलिए मैं नए नए प्रश्न लेकर के आता हूं आपके सामने। बताइए निम्न में कौन सा कथन सही। क्वेश्चन नंबर 25 है, अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, फैक्ट 1। दूसरा है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। कूट के आधार पर आप उत्तर इसका दीजिए हमें, क्वेश्चन नंबर 25 का। ये राजस्थान वाले लोग जो हैं वो तो ज़रूर उत्तर दें, खैर सभी को देना चाहिए, इंडिया की ज्योग्राफी में ही समझ लीजिए आएगा, तो आप लोग उत्तर दीजिए। लेकिन क्योंकि राजस्थान के अंदर है तो इसलिए राजस्थान वाले तो ज़रूर दें। आप लोग कमेंट कीजिए कौन कौन राजस्थान से देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में हम देखेंगे अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सही है, अवशिष्ट काफ़ी पुराना पर्वत है, अवशिष्ट अवशेष मात्र ही तो बचे हैं उसके। तो क्वेश्चन नंबर 25 का पहला सही। दूसरा है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। गलत है, क्योंकि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर है। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, केवल एक। तो आज का टेस्ट यहीं पर खत्म हुआ, मिलेंगे कल नए टेस्ट के साथ में। कल का जो टेस्ट जैसे मैंने बताया खान एवं खनिज आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं जानता हूँ खान खनिज पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट कुछ खास रहता नहीं, लेकिन खैर टॉपिक है तो उसको किया तो जाएगा ही। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जितने पुराने वीडियो आ रहे हैं उनको भी आप देखिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियो मत चूज़ कीजिए कि हमारा इंटरेस्ट, मुझे नदियाँ पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं नदियाँ देखूंगा, किसी को सिर्फ झीलों में इंटरेस्ट है, तो ये सब परीक्षा है, सब कुछ पूछा जाएगा। आपके इंटरेस्ट की चीज़ें तो आएंगे नहीं, आपको बिना इंटरेस्ट वाली चीज़ें ज़्यादा तैयार करनी, क्योंकि इंटरेस्ट है वो तो आप तैयार कर ही लेंगे। जिनमें इंटरेस्ट नहीं उनको ज़्यादा देखिए, हो सकता है उसमें से एक आधे प्रश्न ऐसे निकल जाएँ आपको नए मिल जाएँ, आपको उससे एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए इस दौर में क्या कीजिए कि थोड़ा सा आप लोग नए नए प्रश्नों को संकलन जो हो रहा है उनको आप तैयार कीजिए, और टॉपिक वाइज, इसलिए मैंने तो टॉपिक वाइज शुरू किया। अब इसमें भी अगर आप टॉपिक सिलेक्ट करेंगे कि नहीं ये वाला होना चाहिए तो वो सही नहीं है। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक से टेस्ट लिया जाए, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। लाइव चैट खत्म भी हो जाती है तो आप लोग नीचे कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। तो आप ये मत सोचा कीजिए कि लाइव चैट में बताना, बाद में भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे डेली वीडियो आती है, आप लोग लाइव आ जाए कीजिए, 1 मिनट की देरी भी नहीं होगी। सुबह 11 बजे वीडियो शुरू हो जाती है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपका पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।